मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आज बड़ी खुशी का एहसास हो रहा है कि एक लंबे सफ़र के बाद आज हम एक नए टॉपिक पर शुरुआत करने वाले हैं जहां पे डिफरेंशिएशन के यूजेस की बात की जाएगी। सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स ये चैप्टर का नाम है और उसके पहला टॉपिक आपके सामने है राशियों के परिवर्तन की दर। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, यहाँ पे किनारे जगह कम थी तो हमने क्वांटिटी लिख के छोड़ दिया है। क्वांटिटीज़, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ यानी कि राशियों के परिवर्तन की दर। उसके पहले कुछ बातें आपसे यहाँ पे करना चाहता हूँ कि एक सफ़र आपने यहाँ पे तय किया। लगभग 45 से 50 वीडियोज़ के माध्यम से आपने लगभग 5 चैप्टर हमारे साथ कंप्लीट किए हैं और एक शॉर्ट न्यूज़ भी मैंने आपको दिया था। मैंने कहा था कि उस न्यूज़ के माध्यम से मैंने आपको सूचित करना चाहा कि ये अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को कुछ विराम लेना पड़ेगा। यहाँ पे लगभग 15 दिनों का विराम होगा आपका। उसके बाद तब फिर आपका आगे का सफ़र शुरू होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस 15 दिनों के विराम में आप पीछे का पूरा रिवीजन करें। जो 5 चैप्टर और छठे चैप्टर की शुरुआत आपके साथ की गई है, इसका पीछे का पूरा आप रिवीजन करें। रिवीजन के दौरान जो समस्याएं आती हैं, जैसे रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं, फंक्शन के कुछ क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, इसी प्रकार से मैट्रिसेस का, डिटरमिनेंट का जो भी क्वेश्चन ना हो पा रहा हो उसको आपको कुछ नहीं करना है। सीधे वो क्वेश्चन से लिख के या फिर वो किताब पे ही टिक करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, जो नंबर आपको दिया गया है कोचिंग का 87 65 42 82 89। इस पे आप भेज देंगे तो हमारा ये प्लान है आपके साथ बेहतर काम करने का कि हम 15 दिन के बाद जब सफ़र की शुरुआत करेंगे तो उसमें हम जो आपके पढ़े हुए टॉपिक हैं उन पे फिर से एक बार रिवीजन कराएं आपको अपने लॉन्ग वीडियो के माध्यम से। जैसे आपने इसके पहले रिलेशंस पढ़ा है, फंक्शंस पढ़ा है, लगभग 5-5 6-6 टर्न में एक टॉपिक ख़त्म किया गया है, तो इस बार हम रिलेशन का केवल एक वीडियो बनाने वाले हैं। भले वो 1 से 1.5 घंटे का बन जाए, तो इससे आपका फ़ायदा होगा कि आप फटाफट जब भी कभी वीडियो पे जाएंगे, आपको रिवीजन करने का मूड होगा, आप एक बार पढ़ चुके हैं तो फटाफट आप रिवीजन वाले टॉपिक पे जाएं, रिवीजन वाले वीडियो पे जाएं। और हम रिवीजन का एक टॉपिक अलग से प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं आपके लिए, तो उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। रिवीजन के समय जो क्वेश्चंस आप हमको भेजेंगे व्हाट्सएप के ज़रिए, मैं उन क्वेश्चंस को स्पेशल तरीके से उसमें सभी क्वेश्चन शामिल करने का प्रयास करूँगा। तो इस तरीके से अगर आप इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाएंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो सकती है इस चैनल के माध्यम से, DPM क्लासेस के माध्यम से। और आपने देखा कि ये सेशन 2020 के टॉपर्स की लिस्ट में अपने संस्थान का विद्यार्थी सत्यांश राव भी है। उसने ये डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज में 6ठी रैंक हासिल की है। हालांकि 6ठी क्या, वो विद्यार्थी और ऊपर जा सकता था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से, फिजिक्स में कुछ पेपर में नर्वसनेस की वजह से पेपर अच्छी तरीके से नहीं कर पाया था, अन्यथा ये विद्यार्थी और आगे बढ़ सकता था और बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। और ये तो 87% का एक आपको बताया गया है एक विद्यार्थी का नाम। इसके अलावा इसके नीचे भी कई विद्यार्थी 85-84 पे लगातार विद्यार्थी बने हुए हैं संस्थान के। और सत्यांश राव का एक इंटरव्यू मैंने यहाँ पे YouTube पे दे रखा है। उनसे सारी बातों के बारे में आप सीख सकते हैं, हमारे विद्यार्थी सीख सकते हैं कि पढ़ाई में अच्छी तैयारी कैसे की जाए, परीक्षाओं की अच्छी तैयारी, अच्छा नॉलेज कैसे लिया जाए, परीक्षाओं को कैसे यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को कैसे क्वालिफाई किया जाए। इन सारी बातों का डिस्कशन भी उसमें किया गया है उस इंटरव्यू में।
तो इसका फ़ायदा विद्यार्थी बहुत अच्छा उठाएं और 11th के विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करें, जैसे कि वो विद्यार्थी भी हमारे साथ इस YouTube चैनल से जुड़ सकें और लगातार पढ़ाई करते रहें। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है वैसे ही आप हमारे समक्ष आकर, संस्थान में आकर बहुत अच्छी तरीके से फिर से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बाकी विषयों के लिए जिनकी मैं कोई सेवा नहीं दे पा रहा हूँ, उनके लिए भी सारी क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जाएं। आइए बढ़ता हूँ राशियों के परिवर्तन के दर की ओर। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर की शुरुआत बहुत ही आराम से करने वाला हूँ। जैसे आपको कुछ बेसिक बातों की बात पहले यहाँ पे जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे एक बर्फ़ का सब लोग खाते हैं, बर्फ़ तो सब लोग देखे हुए हैं। बर्फ़ का टुकड़ा अगर आप अभी अपने हाथ पे रख लीजिए तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद ये बर्फ़ का टुकड़ा पिघलने लगेगा और बर्फ़ का टुकड़ा पिघलते पिघलते केवल पानी बचेगा। धीरे धीरे पानी भी उड़ जाएगा, वो भी वाष्पीकरण होकर पानी भी गायब हो जाएगा आपकी हथेली से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो हवा के संपर्क में आने से, एटमॉस्फेयर के प्रभाव से पिघलने लगता है। तो वो पिघलने की दर क्या है? जो उसके वॉल्यूम में परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन किस दर से हो रहा है, उसी परिवर्तन की दर को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन के किन फार्मूलों का और किन तरीक़ों का यूज किया जाएगा, इस टॉपिक का डिस्कशन इसी चैप्टर के अंतर्गत किया जाएगा कि बर्फ़ के पिघलने की दर आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपके पास 100 ग्राम का एक बर्फ़ का टुकड़ा है, वो अगर 2 मिनट में 5 मिनट में अगर वो पिघल के बिल्कुल पानी बन जाता है, तो बर्फ़ का 10 किलो का टुकड़ा कितने समय में पिघल सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स की इस ब्रांच का यूज बहुत ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में भी है, कहने का मतलब आप ये समझे हैं। तो शुरुआत करूँगा एक और बेसिक एग्जाम्पल के यहाँ पे। जैसे इसके पहले 11th में और 12th में फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ये वेलोसिटी की डिफिनीशन को, एक्सीलरेशन की डिफिनीशन को बहुत ज़्यादा फ़िज़िक्स में यूज किया जाता है। तो वेलोसिटी की डिफिनीशन क्या होती है विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में याद होना चाहिए। आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से आगे जाने के बाद आपको इंग्लिश का ही बोलबाला मिलेगा। तो यहाँ से भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इंग्लिश पे हर चीज़ यहाँ पे लिखने का प्रयास है मेरा। वेलोसिटी की डेफिनेशन बताई जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। यानी कि किसी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग किसे कहते हैं? किसी भी साधन की, किसी भी व्हीकल की, किसी भी पिंड का वेग क्या होता है? उसके स्थान के परिवर्तन की दर को ही हम लोग वेग कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। इसी प्रकार से एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। यानी कि किसी भी वस्तु के या फिर किसी भी पिंड के जो वेग के परिवर्तन की दर होती है उसे हम लोग एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण कहते हैं। तो इस प्रकार से तमाम सारी बातों को यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। मैं टॉपिक पे बढ़ूँगा और जैसे यस एक डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो समय के साथ एस के परिवर्तन की दर को समय के साथ यानी कि ds/dt से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन की बेसिक डिफिनेशन आपको बताई गई है कि डिफरेंशिएशन है ही यही चीज़। डिफरेंशिएशन की परिभाषा मैंने बताया था कि ये t के सापेक्ष s के परिवर्तन की दर को डिफरेंशिएशन कहते हैं। वही यूज यहाँ पे आपको और बेहतर तरीके से आज करने वाले हैं। इसी प्रकार से अगर हमको वेलोसिटी मालूम है, उससे एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सीलरेशन को अगर हम स्मॉल a से यहाँ पे डिनोट करें तो a = dv/dt होता है। यानी कि समय के सापेक्ष, t के सापेक्ष वेग के परिवर्तन की दर को, यानी कि वेलोसिटी के परिवर्तन की दर को यहाँ पे क्या नाम दिया जाता है? एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण नाम दिया जाता है, त्वरण।
तो बात करूंगा सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की। इसके बारे में और बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर आपके सामने है। x = 4t² - 15t + 20। तो t बराबर 0 पर कण की स्थिति, वेग और त्वरण, वेग यहाँ पे कामा लगेगा, वेग अलग बात करना है, त्वरण की अलग बात करना है। तो बात करूँगा इसके सलूशन की। बहुत आसान प्रश्न है ये, आप ध्यान दें। t बराबर 0 पर पहले तो ये कण की स्थिति का ही एक इक्वेशन हमको दिया गया है। तो t बराबर 0, t = 0 पर कण की स्थिति x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर t की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0, ये 0, ये हो जाएगा 20। ये मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग हो सकता है। बुक में आपके फ़िलहाल कुछ दिया नहीं गया है, तो हम लोग यहाँ पर यूनिट लिख लेते हैं, यानी कि इकाई लिख लेते हैं ऐसे। x = 20 यूनिट, t = 0 पर ये कण की पोजीशन हो गई है, स्थिति हो गई है। उसके बाद अगर हमको बात करना है इसके वेग की, तो वेग के लिए बात करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। x = यहाँ पे है 4t² - 15t + 20 है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t implies that v = dx/dt, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था। मैंने यही उदाहरण आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज को वेलोसिटी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे समय के सापेक्ष। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 8t - 15। कोई समस्या नहीं है। अब v = ये हो जाएगा 8t - 15। कहा गया है t बराबर 0 पर कण का वेग निकालना है। पुट t = 0 implies that v = ये तो 0 हो जाएगा -15। वेलोसिटी तो निगेटिव होते नहीं है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही लिखा जाएगा, यानी कि पॉजिटिव लिखा जाएगा यूनिट पर। और यहाँ पे टाइम हो जाता है, आप जानते हैं, सेंटीमीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड, जो भी आपका हो सके। यहाँ पे चूँकि मैंने बताया कि आपको यूनिट नहीं दी गई है। ये वेलोसिटी आपने कैलकुलेट किया है, निगेटिव में आया लेकिन पॉजिटिव लिखा जाएगा रिजल्ट में, चूँकि निगेटिव वेलोसिटी नहीं होती है, एक्सीलरेशन निगेटिव होता है। आगे बढ़ूँगा एक्सीलरेशन पर, यानी कि त्वरण पर। तो त्वरण के बारे में, जैसे यहाँ पे आपने वेग को समझा था, वेग को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। v ये 8t - 15 है। त्वरण निकालने के लिए यहाँ पे v = 8t - 15 जो दिया गया है v। अब v जो दिया गया है, इसको अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि t, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या कहा जाएगा? एक्सीलरेशन कहा जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। Differentiating with respect to t implies that a = dv/dt। इसकी वैल्यू यहाँ पे, आप डिफ्रेंशिएशन तो जानते हैं, डिफ्रेंशिएशन मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल पक्की बात है। अगर डिफ्रेंशिएशन में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो डिफ्रेंशिएशन के टॉपिक जो कि खोले, वहाँ से डिफ्रेंशिएशन की समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। यहाँ पे फ़िलहाल 8 हो जाएगा, और फिर वही, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस प्रकार से इसके जो यूनिट्स आती हैं, यानी कि इसकी मापन की जो इकाई होती है वो होती है। तो ये पहला क्वेश्चन आपने पूर्ण रूप से यहाँ पे कैलकुलेट किया है, कंप्लीट किया है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर, इसको नोट करें। आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है त्रिज्या r के सापेक्ष। इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में r = 3 दिया गया है, यानी कि अगर त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो इस त्रिज्या के सापेक्ष इस वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी। जैसे ये वृत्त है
तो इसमें परिवर्तन की दर क्षेत्रफल जैसे कम हो रहा है, बढ़ रहा है समय के सापेक्ष, तो इसकी बात करना है। आप ध्यान दें इसके सलूशन को, बहुत आसान सा है ये। माना वृत्त का क्षेत्रफल a है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर आप देखें कि त्रिज्या के सापेक्ष यहाँ पर परिवर्तन की दर पूछी गई है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, यहाँ पे हमने लिख रखा है त्रिज्या r के सापेक्ष। अगर समय के सापेक्ष निकालना होता तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जाता। इम्प्लाइज दैट dA बाई डी आर इक्वल्स टू, यानी कि डी डी आर ऑफ a कह देंगे इसको हम, 2 पाई r। डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, r की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यानी कि समय यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर लंबाई है, तो लंबाई के सापेक्ष इस प्रकार से इसकी यूनिट यानी कि इसका मात्रक लिखा जाएगा। आगे एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर एक घन है, घन के आयतन की दर समय के सापेक्ष 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड दी गई है। घन के कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे सलूशन लिख रहा हूँ इसका, v इक्वल टू माना घन का आयतन। बिल्कुल आसान सा सवाल है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ पे बनाएं, थोड़ा सा नया टॉपिक है आपके लिए। माना घन का आयतन v है और इसकी कोर को यक्स माना गया है, अतः v बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं घन का आयतन एक्स क्यूब हो जाता है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे हो जाएगा समय के सापेक्ष यानी कि t हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट डी डी टी ऑफ v, यानी कि डी वी बाई डी टी कह सकते हैं आप इसे, लेकिन गलत तरीका गलत है, तो डी डी टी ऑफ v पढ़ेंगे इक्वल्स टू 3x स्क्वायर डी डी टी ऑफ x। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम, डी डी टी ऑफ v की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर और डी डी टी ऑफ x, ये हो गया। इम्प्लाइज दैट डी डी टी ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा ये 8/3 इंटू 12 इंटू 12, ये हो जाएगा 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 4 2 जा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1/54। ये डी टी ऑफ x की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है। डी डी टी ऑफ x के बाद हमसे पूछा गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। माना पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, अतः s बराबर हो जाता है, आप जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे 6x स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t इम्प्लाइज दैट डी डी टी ऑफ s इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ x। बिल्कुल आसान है, यहाँ पे 12x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग 12 और डी डी टी ऑफ x की वैल्यू 1/54 है, यहाँ पे 1/54। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है भाई, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा मिस्टेक हो जाता है कई बार। जब विद्यार्थी क्लास में होते हैं तो वो कैलकुलेशन को चेक करके बता देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी रखना है। फ़िलहाल चालू करेंगे इसको, ऐसे हो गया, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, कुल मिला के हो जाएगा 8/3 और
ये क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है तो सेंटीमीटर में दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये ds/dt की वैल्यू है, ये परफेक्ट वैल्यू है, सही है कैलकुलेशन। ऐसी कोई समस्या नहीं होने वाली है, सब कुछ यहाँ पे बहुत आसान है। dt ऑफ v यानी कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया गया था, x दिया गया था यानी कि इसकी एक लंबाई दी गई थी घन की, एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। हमने यहाँ पे dv/dt की वैल्यू इस प्रकार से कैलकुलेट रखी है, तो वैल्यू निकली यहाँ पे dt ऑफ x की। dt ऑफ x की वैल्यू का चूँकि यहाँ पर यूज करना था हमको dt ऑफ s कैलकुलेट करने में, तो ये फाइनल रिजल्ट आपका कैलकुलेट होके आता है। बहुत आसान है, इसको विद्यार्थी अच्छी तरह समझने के बाद नोट करेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक में दिया गया है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है कि ये 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो हमने लिख लिया dt ऑफ r = 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यदि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की है तो इसके क्षेत्रफल में किस दर से परिवर्तन होगा। तो क्षेत्रफल माना वृत्त का क्षेत्रफल a है, अतः a बराबर यहाँ पे हो जाएगा पाई r स्क्वायर, a = हो जाएगा पाई r स्क्वायर। यहाँ पे समय के सापेक्ष इस क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है, तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t implies that ddt of a is equals to 2 pi r ddt of r। इसका डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है, सब कुछ आसान है। 2 पाई r की वैल्यू यहाँ पे है 10 और ddt ऑफ r की वैल्यू है 3, यानी कि हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हो जाएगी, जो कि आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट लिखा गया है। कहा गया है कि एक घन है, इस घन की एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर की है। इस भुजा में जो बढ़ोतरी हो रही है समय के सापेक्ष वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है घन की एक भुजा। तो इस घन के आयतन में परिवर्तन की दर पूछी गई है। जैसे हमने बर्फ़ का टुकड़ा आपको एग्जाम्पल में लिया था, तो बर्फ़ क्या होता है, बर्फ़ का वॉल्यूम होता है ना, तो सेम यही काम यहाँ भी करना है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। फटाफट बहुत छोटे छोटे सवाल आप देख रहे हैं अभी तक। इसका सलूशन माना घन का आयतन v है। अगर घन का आयतन आपने v ले रखा है तो इम्प्लाइज दैट v = हो जाएगा x³। आप अच्छी तरह जानते हैं। समय के साथ घन के आयतन के परिवर्तन की दर निकालनी है, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t इम्प्लाइज दैट ddt ऑफ v इस प्रकार से लिखेंगे = 3x² x³ का डिफ्रेंशिएशन। लेकिन अगर t के सापेक्ष यही डिफ्रेंशिएशन करना है तो फिर x का डिफ्रेंशिएशन t के सापेक्ष यहाँ पे ddt ऑफ x लिखना पड़ेगा आपको, जैसा कि पहले से आपको बताया जा चुका है। = 3 x की वैल्यू यहाँ पे है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ddt ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दी रखी है, आपको 3 है, ये हो जाएगा 9 × 100, बिल्कुल सही है। ये 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ऐसे लिखा जाएगा इसका। जैसा आपने देखा कि बहुत आसान प्रश्न है। एक घन के आयतन की परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष ज्ञात करनी थी। जिन चीज़ों की जानकारी थी वो मैंने पहले से लिख रखा है। घन का आयतन v है, x³ घन का आयतन होगा, तो t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है।
ये ध्यान दें कि ये वृत्त के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है कि जो इसकी त्रिज्या के परिवर्तन की दर है यानी कि डी डी टी ऑफ आर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है और त्रिज्या यानी कि आर को 4.9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कहा गया है कि इसके परिधि के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो बहुत आसान सवाल है। अगर परिधि के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, इसके सलूशन में लिखता हूँ, माना वृत्त की परिधि को आप किसी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, परिधि टी है। अतः टी बराबर 2πr हो जाएगा। अब इसमें समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी implies that dt by ddt ऑफ t कैपिटल T से इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2π और r का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष हो जाएगा ddt ऑफ r। कोई समस्या नहीं है, सारी वैल्यूज़ आपके पास है यहाँ पे। 2π इंटू ddt ऑफ r की वैल्यू यहाँ पे है 0.7 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि वृत्त के परिधि के परिवर्तन की दर आपको इतनी बताई जा चुकी है। कोई समस्या नहीं है। एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 9। एक कण के डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन का समीकरण दिया गया है s इक्वल्स टू 5t³ + 2t²। तो t इक्वल टू 3 के लिए कण का वेग तथा कण के त्वरण को ज्ञात करना है t इक्वल टू 3 के लिए। तो बेहद आसान है, यहाँ पे समझना है। कण का वेग तो सीधे सीधे यहाँ पे निकल जाएगा। इस s यानी कि डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज को ही तो हम लोग वेग कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट समझे विद्यार्थी। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो फिर आपको समस्याएं आएंगी, चैप्टर फिर आपको रटना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि ये तो बड़ा कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, आसान है, बस आपको समझना पड़ेगा। मैंने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू टी implies that dt ऑफ s इक्वल्स टू, यहाँ पे t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 15t² + 4t। अब पुट t इज इक्वल्स टू 3, बिल्कुल आसान है। पुट t इक्वल्स टू 3 implies that ds/dt इज इक्वल्स टू v। वेलोसिटी पूछी गई थी तो ये हो जाएगा 15 गुणे, ये हो जाएगा 9 + 4 गुणे हो जाएगा ये 3। ये 135 + 12, ये हो जाएगा 5 2 7 3 1 4, 147 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा वेग, वेलोसिटी हो जाएगा ये इस पार्टिकल का। एक रिजल्ट आपने निकाल लिया है। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें और इस डिस्प्लेसमेंट को एक बार और फिर से इसका डिस्प्लेसमेंट t के सापेक्ष निकालें, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ये वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। आप इस डेफिनेशन को जानते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा d2s/dt², या फिर इसी को हम लोग v कहते हैं। implies that ddt ऑफ v इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 30t + 4। और t इक्वल्स टू 3 के लिए यहाँ पर एक्सीलरेशन भी कैलकुलेट करना है, तो पुट t इक्वल्स टू 3 implies that एक्सेलरेशन को अगर हम a से, स्मॉल a से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा 30 × 3 + 4, 90 + 4 यानी कि 94 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इसकी एक्सीलरेशन हो जाएगा। बिल्कुल आसान से प्रश्न है, कोई समस्या नहीं है। आज का पार्ट मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अभी इसका एक पार्ट और आपके सामने आएगा।
यानी कि रेट ऑफ चेंज के 2 पार्ट बनने वाले हैं। टॉपिक तो छोटा है लेकिन आराम से चलने की यहाँ पे ये मजबूरी है कि विद्यार्थियों को समझ में आना चाहिए, तभी हमारी मेहनत यहाँ पे सफल हो सकती है। अन्यथा हम बहुत कुछ मेहनत करेंगे लेकिन विद्यार्थी अगर उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं तो फिर मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो मेरी मेहनत को बेकार नहीं होने देना है। बड़ी मेहनत करके वीडियो आपके पास पहुँचाए जा रहे हैं तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। भले विद्यार्थी कम हो ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं होता है। एक विद्यार्थी ही किसी भी संस्थान को हिट करने के लिए या फिर किसी अध्यापक को सफल बनाने के लिए बहुत पर्याप्त होता है। जिस प्रकार से कि अरस्तु और प्लेटो की कहानी आपने सुना था कि केवल एक ही स्टूडेंट पर्याप्त था अपने गुरु को एकदम शिखर तक पहुंचाने के लिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने देखा था कि केवल और केवल, वैसे तो बहुत सारे विद्यार्थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के हुए थे लेकिन एक विशेष विद्यार्थी वहाँ पे आया था निकल के, जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद ने इस प्रकार से पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को प्रचार और प्रसार किया जिससे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस पूरे इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए संरक्षित हो गए हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या मायने नहीं रखती। यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपको फिर से बता रहा हूँ, मायने रखती है तो एक बात कि स्टूडेंट्स हैं कैसे। आज के इस समय की बात कर रहा हूँ तो आपके ऊपर विशेष रूप से ये लागू कर रहा हूँ इस नियम को कि आप मेहनत कितनी कर पा रहे हैं। आप अपना 100% मेहनत करने का प्रयास करें, क्योंकि मैं अपनी ओर से आपको पूर्ण रूप से देने में मैं कोई कोताही, कोई कोर कसर नहीं छोड़ता हूँ। मैं अपना 100% आपको देता हूँ, तो आप भी अपना 100% अपनी पढ़ाई के लिए दें, जिससे कि आपका और आपके परिवार का उन्नति हो, प्रोग्रेस हो और आपके देश की भी प्रोग्रेस होगी। जब आपके घर की और आपकी प्रोग्रेस होगी तो उसी में देश की भलाई होती है, उसी में देश की उन्नति छिपी होती है। आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।